नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था भारत पे जो इंडो ग्रीक अटैक हुए थे उसके बारे में। ठीक है, एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे शक शासकों का जो हमारे भारत पे अटैक हुआ था। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, अगर समय बचेगा तो फिर जो आगे पल्लव कुषाण वगैरह का जो अटैक हुआ था उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, बात करते हैं इंडो ग्रीक के बारे में। तो ये वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र में थे। ठीक है, लेकिन उस समय मतलब कि जो ये इंडो ग्रीक थे, हिंद यवन यवन के जो मतलब कह सकते हैं कि इनके जो बुक्स वगैरह उसमें उस क्षेत्र को जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान बोला जाता था। ठीक है, लेकिन उस समय हमारे यहाँ पे इसको काबुल कांधार बोला जाता था। ठीक है, तो उस समय वहाँ का क्षेत्र को, वहाँ के जो पुराण वगैरह है या वहाँ की जो पुस्तकें हैं उसमें बैक्टीरिया बोला जाता था। ठीक है, तो हिंदू उसके जो समीप क्षेत्र था उसको बैक्टीरिया बोला जाता था। वहीं के शासक को बैक्टीरियन शासक भी बोला जाता था। ठीक है, भारत में बात करें अगर हिंद यवनों के अटैक के बारे में, तो बेसिकली दो चरणों में भारत में हिंद यवनों का अटैक हुआ था। जिसमें पहला हुआ था डेमेट्रियस ने, जिसने पंजाब पे अटैक किया था तथा डेमेट्रियस वंश की स्थापना की थी, जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र था। ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र। वहीं बात कर रहे डेमेट्रियस ने जो अटैक किया था उसके बाद में, जैसे कि आप सबको मैंने बताया था कि मगध साम्राज्य पे शुंग वंश का कब्जा हो चुका था। पुष्यमित्र शुंग यहाँ का राजा था। तो जब डेमेट्रियस ने अटैक किया था उस समय पुष्यमित्र शुंग राजा था, और इसने पुष्यमित्र शुंग ने डेमेट्रियस को गिरा गिरा के मारा था। उसके बाद में इसका अगला शासक आया था मिनांडर। मिनांडर के समय पे भी पुष्यमित्र शुंग ही राजा था, और पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को भी गिरा गिरा के मारा था। लेकिन बाद में मिनांडर का नाम मिलिंद भी था, कहीं कहीं मिलिंद भी लिखा जाता है। तो बौद्ध भिक्षु एक मिलता है जिसका नाम होता है नागसेन। तो नागसेन मिनांडर को या मिलिंद को बौद्ध धर्म के बारे में बताता है कि यार क्या लड़ाई वड़ाई कर रहे हो, देखो तुमको हम शांति दिलाते हैं, फलाना ठिकाना ऐसे करके। वो जो नागसेन होते हैं वो मिनांडर या फिर मिलिंद को, जो भी आप मान सकते हैं, तो उनको बौद्ध बना देते हैं। ठीक है, उनका कन्वर्सेशन कर देते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब उनको कन्वर्ट कर देते हैं उस समय नागसेन की पुस्तक लिखी जाती है। नागसेन जिस पुस्तक में लिखता है उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पनो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिलिंद पनो पुस्तक में नागसेन तथा मिनांडर की वार्तालाप की चर्चा है, तथा इसी में ये बताया गया है कि मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध बना दिया था, और नागसेन सॉरी मिनांडर पहला विदेशी व्यक्ति था जो कि बौद्ध धर्म जिसने स्वीकार किया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगर द्वितीय चरण की, तो द्वितीय चरण में इसमें एक और अटैक हुआ था हिंद यवनों का, जो कि यूक्रेडाइटस ने किया था तक्षशिला वाले रीजन में, यानी कि पाकिस्तान वाले ही रीजन थे। ठीक है, तो इस वंश का जो शासक था अंतियाल, अंतियाल ने अपना राजदूत हेलियोडोटस को, शुंग राजा था भागवत, तो भागवत के दरबार में भेजा था मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए। ठीक है, बाद में हेलियोडोटस को मतलब यहाँ के जो विद्वान वगैरह थे उन्होंने उसको अपने धर्म की मतलब की ज्ञान वगैरह देके इतना प्रभावित कर दिया कि जो हेलियोडोटस था वो अपना धर्म छोड़ के, यानी कि उस समय वहाँ का जो भी धर्म रहा होगा यवनों का, उसको छोड़ के वो भागवत धर्म के प्रति इतना मतलब कि कह सकते हैं कि आकर्षित हो गया था कि फिर इसने यहाँ पे आके सनातन धर्म को अपना लिया था। और इस बारे में जो चर्चा है वो विदिशा में एक गरुड़ ध्वज अभिलेख है, जिसमें साफ साफ यही लिखा गया है, जो कि हेलियोडोटस के संबंध में चर्चा की गई है इसमें। ठीक है, और यह किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख है, यानी कि ये हिंदुस्तान का एकमात्र अभिलेख है जिसमें किसी राजदूत के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं हिंद यवनों की जो कुछ विशेषताएं थी, यानी इंडो ग्रीक की कुछ मतलब की विशेषताएं रही होंगी उसके बारे में। ये यवन से आके भारत में रहे थे, इस वजह से चूंकि भारत में रहे थे इसलिए हिंद और यवन के थे, इस वजह से इसको हिंद यवन या हिंद यूनानी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में ही इंडो ग्रीक भी बोला जाता है, चूंकि ये ग्रीक के थे। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान को इंग्लिश में इंडिया बोला जाता है, उसी तरीके से चाहे आप ग्रीक बोल लें या फिर यवन बोल लें, यवन को इंग्लिश में ग्रीक बोला जाता है। तो हिंद यवन या इंडो ग्रीक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करें इनको काली मिर्च बहुत प्रिय थी, इसलिए इनको मिर्च को अतः काली मिर्च को यवन प्रिय बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मिलान करिए, या ये क्वेश्चन तो रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो काली मिर्च को यवन प्रिय बोला जाएगा। ठीक है, बात करते हैं भारत में पहली बार चित्रित सोने के जो सिक्के थे वो हिंद यवनों ने चलाए थे, यानी कि कुल मिलाकर पहली बार अगर यही पूछा जाए कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो वो चलाए थे हिंद यवन ने या इंडो ग्रीक ने। ठीक है, और जो यूनानी वगैरह थे यानी इंडो ग्रीक थे, इनका खगोल विज्ञान, ज्योतिषी शास्त्र, गणित तथा जो समय की गणना वगैरह, ये सारा जो कॉन्सेप्ट था इनका बहुत ही अच्छा था, बहुत ही क्लियर था। ठीक है, हालांकि भले जीरो की खोज हमने की थी, हमारे आर्यभट्ट जी ने की थी, लेकिन जो उस समय उसमें कॉन्सेप्ट था जो क्लियर हुए थे, मतलब जानकारी थी, वो खगोल में, साहित्य में, गणित में तथा जो टाइमिंग वगैरह की थी वो जानकारी हिंद यवनों को काफी अच्छी मात्रा में थी। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं शक शासकों की। शक शासकों को सिसियन वंश भी बोला जाता है। ठीक है, लगभग 90 ईसा पूर्व इन्होंने भारत पे अटैक किया था। ये बेसिकली क्या था, मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया वही इराक, ईरान, सऊदी वाला जो क्षेत्र था। ठीक है, तो कुल मिला के जो शक शासक थे वो
मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। इन्हें सूची वंश का, सूची वंश एक्चुअली ये कबीलाई वंश है, ठीक है, ये सूची वंश था, ठीक है, ये एक बेसिकली कबीला था। तो जब ये मतलब कि कह सकते हैं मध्य एशिया में जहाँ कहीं भी इनका ग्रुप वगैरह रहा होगा उस समय, तो हालांकि इनके पास अभी वर्तमान में भी मध्य एशिया में अगर आप जाएं तो मतलब कि रेगिस्तान खंडर वगैरह ही मिलते हैं, जहाँ आप इराक देख लें, ईरान देख लें, ठीक है। हालांकि वर्तमान में जो अरब पेनिनसुला वाला जो क्षेत्र है, कुवैत है, दुबई वगैरह, वहाँ पे काफी विकास हो चुका है। लेकिन वर्तमान में भी अगर आप ईरान वाला क्षेत्र देखें, ठीक है, तो वहाँ पे भी अभी ISIS अपना कब्जा जमाए हुए, तो वहाँ पे इतना ज्यादा विकास अभी तक नहीं देखने को मिलता। तो आज से लगभग कह सकते हैं 2023 ये चल रही है और 90 साल ये, और ठीक है, तो लगभग 2100 वर्ष तो मान ही लो, 2100 प्लस। तो इतने साल पहले तो वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी ये ग्रुप में थे। तो जिस समय इन्होंने मतलब कि जो इनका क्षेत्र था, जो मैंने आपको बताया था कि मध्य एशिया वाला क्षेत्र, तो मध्य एशिया से एक कबीला था, सूची कबीला, ठीक है। तो सूची कबीला वालों ने, सूची वंश के कबीला थे, उन्होंने इनको मध्य एशिया से भगा दिया था। अब नॉर्मल सी बात है, ये शक शासक जो थे ये कहाँ के थे, मैंने आपको बताया, तो इनको भगा दिया था। सूची वंश के कबीलाओं ने शक शासकों को भगा दिया था, ठीक है। शक शासकों को क्षत्रप बोला जाता था। ध्यान रखिएगा किस निम्न में से किस शासकों को क्षत्रप बोला जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इंडो-ग्रीक या शक, कुषाण, पल्लव, तो आपको वहां पे शक लगाना है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये भारत में बेसिकली 5 जगह आके बसे थे शक शासक, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक शक शासक था नहपान, जो कि मध्य प्रदेश में ही कहीं का मतलब कि राजा था। कहाँ का था, कमेंट करके बताइए। चलो मैं ही बता दूं, ये नासिक का राजा था जो नहपान था। वहीं पे दूसरा एक शक शासक था जिसका सातवाहन वंश के जो दूसरा पुल्लुमावी के साथ में युद्ध हुआ था, जिसका नाम था रुद्रदामन। तो रुद्रदामन कहाँ का राजा था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो रुद्रदामन जो था वो उज्जैन का राजा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली जो शक थे भारत में, शक 5 जगह पे बसे थे। एक कंधार वाला जो क्षेत्र था, यानी अफगानिस्तान का ही जो जगह इनको खाली मिल गई, वहां पे बस गए। फिर उसके बाद उनका एक छोटा सा कबीला और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ के जो वर्तमान पाकिस्तान है, तो वहां पे तक्षशिला वाला जो क्षेत्र था, वहां पे भी कोई राजा नहीं था, ठीक है। तो एक जगह ये कांधार में बस गए, दूसरी जगह ये तक्षशिला में बस गए, ठीक है। तक्षशिला के बाद में इनके और जो ग्रुप था उसने भी सोचा यार, अब नॉर्मल सी बात है, जैसे कि सपोज कोई घर है, एक घर में 5 व्यक्ति हैं, तो पहला मतलब कि पांचों एक साथ में चलते हैं, एक जगह कहीं पे जगह मिलती, तो वहां पे जो बड़ा वाला व्यक्ति होता है वो राजा बन के बैठ जाता। तो बचे हुए 4 बोलते यार यहाँ पे तो ये राजा बन गया, चलो हम कहीं और का राजा बने। तो वो दूसरी जगह जाते, तो दूसरा वाला फिर जो उन 4 में जो बड़ा होता है वो फिर दूसरी जगह राजा बन जाता है। ऐसे ये कुल मिला के आगे बढ़ते चले गए। तो पहला जो इनका निवास था वो था कांधार में, दूसरा था तक्षशिला में। ध्यान रखिएगा, ये जो PCS लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस जगह पे शकों का शासन नहीं था, या किस जगह पे शक निवास नहीं करते थे, ठीक है। तो उसमें आपको 4 इसमें से 3 इसमें से ऑप्शन दे देंगे, और बचा हुआ एक अलग ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो चलते हैं इनका जो बचे हुए जो भी और 3 स्थान है उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो तीसरा ये आके बस गए थे मथुरा के क्षेत्र में। मथुरा वर्तमान के उत्तर प्रदेश में, सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो तीसरे ये कहाँ पे बसे थे, मथुरा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। पहला ध्यान रखिएगा, पहला कहाँ पे थे ये, अफगान में, दूसरा पाकिस्तान में, तीसरा मथुरा में, चौथे ये बसे थे उज्जैन में, और 5वें नासिक में। उज्जैन का ही शासक था, मैंने आपको बताया था अभी 5 मिनट पहले ही, उज्जैन का शासक था रुद्रदामन। वहीं नासिक का शासक था नहपान। नहपान की लड़ाई हुई थी सातवाहन वंश का जो राजा था, जो पहला राजा था सातवाहन वंश का, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। तो नहपान को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हरा दिया था, लेकिन उसका पुत्र था वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, उसकी लड़ाई हुई थी। उज्जैन का शासक था जो रुद्रदामन, लेकिन रुद्रदामन ने शक शासक पुल्लुमावी को हरा दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली जो शक थे हिंदुस्तान में 5 जगह पे रहे थे। पहला अफगानिस्तान वाला जो एरिया था, कांधार वाला, दूसरा तक्षशिला वाला एरिया था जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहीं तीसरी जगह पे ये रहे थे उत्तर प्रदेश के मथुरा में। फिर ये मथुरा से और भी आगे बढ़ाए, तो और आगे बढ़ के इनको पहले क्या मिला, उज्जैन मिला। उज्जैन के बाद में ये नासिक। तो बेसिकली 5 जगह पे शकों ने निवास किया था। उज्जैन वाले जो शक थे उनको यशोमती बोला जाता था। बाकी जो नासिक महाराष्ट्र वाले जो क्षेत्र थे, नासिक आप सबको पता है नासिक महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो नासिक में इनको भूमिका वगैरह बोला जाता था, ठीक है। ध्यान रखिए, ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक। अब बात करते हैं मथुरा के राजुक शाक को मालवा के शासक ने 57 BC में पराजित कर दिया था। देखिए, ये मथुरा का शासक था जो शक शासक। मथुरा जब इन्होंने मथुरा पे मतलब कि राज्य कर लिया था, तो मथुरा अगर आप भारत का मैप देखें तो जैसे कि यहाँ पे मथुरा है, यहाँ पे आगरा है, सॉरी मथुरा के नीचे यहाँ पे आगरा है। अगर आप इस तरफ से देखेंगे, या सपोज ये हमारा मैप है, ठीक है,
इस तरफ यहाँ पे पहले मथुरा पड़ता है, अगर आप उस तरफ से आएंगे दिल्ली की तरफ से तो मथुरा, उसके बाद में आगरा, आगरा के साइड में आगरा के इस तरफ ये सारा पूरा राजस्थान का भरतपुर वाला एरिया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आगरा के ही नीचे यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे चंबल वगैरह वाला पूरा क्षेत्र है, ठीक है, ग्वालियर मुरैना वाला। तो ये वाला जो क्षेत्र था यानी कि बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आप मान सकते हैं, इस क्षेत्र को मालवा बोला जाता था, ठीक है। अगर आपने थोड़ी भी मतलब कि भारत का जो मैप पढ़ा है उसके बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो जो मालवा वाला क्षेत्र था वो बुंदेलखंड, जैसे कि वर्तमान में बुंदेलखंड बोलते हैं, उस समय इसको मालवा वाला क्षेत्र बोला जाता था, ठीक है। तो मालवा का जो क्षेत्र था, मालवा के एक राजा थे 57 BC में जो मथुरा का शासक था, शक शासक, ठीक है, मथुरा का शक शासक था जिसका नाम था राजुक, ठीक है। तो राजुक ने मालवा के शासक को 57 BC में पराजित कर दिया था और इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस उपलक्ष्य में इसने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत नाम का कैलेंडर चलाया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो विक्रमादित्य मैन विक्रमादित्य है जिसके बारे में कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो ये वाला विक्रमादित्य नहीं है। ध्यान रखिए, टोटल क्या है ना कि भारत में जो टोटल लगभग 12 जने 17 राजाओं ने विक्रमादित्य की नाम की उपाधि धारण की। ये एक नाम मतलब उपाधि थी, जैसे कि वर्तमान में ही अगर उपाधि के बारे में बात करें तो किसी किसी उपाधि दी जाती है, जैसे कि मिसाइल मैन। तो मिसाइल मैन सिर्फ एक ही है, ठीक है, जो हमारे थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो इस तरीके से मतलब उपाधियां, ये एक उपाधि थी जो कि मतलब कि जो राजा काफी पराक्रमी होता था वो अपने आप में ये उपाधि धारण कर लेता था विक्रमादित्य की। तो ध्यान रखिएगा, जो राजुक नाम का शासक था, हालांकि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, उसने मालवा के शासक को हरा के 57 BC में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तथा विक्रम संवत चलाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारत में जो शक कैलेंडर चलता है या जो कैलेंडर आपने देखा होगा विक्रम संवत वाला जो हिंदी कैलेंडर होता है उसमें सीधा लिखा हुआ आता है कि शक संवत, ठीक है। तो शक संवत क्यों होता है? क्योंकि वो शकों ने चलाया होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं, लेकिन भारत का जो मूल कैलेंडर था जो ये विक्रम संवत था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे शक संवत नोटिस होता है, लेकिन ये जो संवत था विक्रमादित्य ने चालू किया था, इस वजह से इसको विक्रम संवत बोला जाता था। यही भारत का संवैधानिक कैलेंडर था, ध्यान रखिएगा, विक्रम संवत। लेकिन 1957 में भारतीय जो कह सकते हैं कि संविधान सभा वगैरह थी या जो भारतीय राजनेता थे, पार्लियामेंट थी, उन्होंने 1957 में विक्रम संवत को हटा के शक संवत को अपना लिया था। और ध्यान रखिएगा, शक संवत में सिर्फ नाम का शक है, बल्कि इस शक संवत को शकों ने नहीं चलाया। यहाँ पे ये जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत को शकों ने चलाया, लेकिन जो शक संवत वाला कैलेंडर है वो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चलाया, जो कि शक शासक नहीं थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये काफी मतलब कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है आपको समझने में ना आए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत विक्रमादित्य जी के नाम पे चला है, ठीक है, विक्रम संवत विक्रमादित्य जी के नाम पे चला, लेकिन ये शकों ने चलाया था। वहीं अगर बात करें शक संवत की, तो शक संवत शक के नाम पे है, लेकिन ये चलाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, जो कि शक शासक नहीं थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारत का जो संवैधानिक कैलेंडर था वो था विक्रम संवत, किंतु 1957 में भारत के संविधान ने या भारत की पार्लियामेंट ने शक संवत को अपना लिया था। तो वर्तमान में भारत का जो आधिकारिक कैलेंडर है या फिर कह सकते हैं कि संवैधानिक कैलेंडर है वो शक संवत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नासिक का जो शासक था नैपान, मैंने आपको बताई था कि महाराष्ट्र में सातवाहनों ने अपनी राजधानी महाराष्ट्र को बनाया था, लेकिन महाराष्ट्र में शकों का अधिकार हो गया था, तो शकों के साथ में इनकी बार बार लड़ाई होती थी, इस वजह से इन्होंने अपनी राजधानी को आंध्र प्रदेश की तरफ शिफ्ट कर लिया था, ठीक है। तो बात करें शक शासक था नैपान, तो नैपान का सातवाहन वंश के राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी से अटैक हुआ था, जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नैपान को हरा दिया था, ठीक है। वहीं पे बात करें कि इसकी जानकारी नासिक के जोगल थंबी अभिलेख से के जो सिक्के हैं उसमें मिलती है, जोगल थंबी अभिलेख नासिक के, जहाँ पे एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी की एक तरफ कह सकते हैं कि प्रतिमा है, एक तरीके से मतलब की फोटो है एक सिक्के पे, और दूसरी तरफ शक शासक नैपान की है, जिसमें मतलब शक शासक नैपान जमीन पे बैठा हुआ है तथा जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है वो खड़ा हुआ है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि नैपान को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हरा दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि शकों का जो सबसे प्रतापी शासक था वो उज्जैन वाले जो शक थे, मध्य प्रदेश के उज्जैन वाले जो शक थे, उसका जो शासक था रुद्रदामन। ध्यान रखिएगा, जो रुद्रदामन था वो शक शासक था, ठीक है। तो रुद्रदामन ने सातवाहन वंश का जो इसका जो पुत्र था, गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र था वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, तो रुद्रदामन ने पुल्लुमावी को हरा दिया था। लेकिन रुद्रदामन कहाँ का राजा था? उज्जैन वाला शक था। लेकिन जो ये शक था यानी कि नैपान था, नैपान नासिक वाला शक था, ठीक है, ध्यान रखिए। मतलब कि अब जैसे कि वर्तमान में अगर बात करें उत्तर मुगल काल या मुगल काल की बात करें, तो जैसे कि राजस्थान वाला जो क्षेत्र था,
ठीक है। तो जो राजपूत शासक थे वो राजस्थान में भी थे। वहीं अगर बात करें कि ये जो मालवा वाला शासक था, मालवा में भी राजपूत शासक थे। वहीं पे अगर जैसे कि दक्षिण क्षेत्र में मराठा साम्राज्य की बात करें तो यहाँ भी तो मतलब पैरेलल मतलब साथ के साथ में चल रहे हैं, ठीक है। तो एक जगह पे ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह मतलब इनका ही राज्य हो गया, तो ये अलग अलग इनके कह सकते हैं कि इनका अधिकार क्षेत्र था, अलग अलग के ये राजा थे। तो बेसिकली जो शक थे 5 जगह पे बसे हुए, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो 5 जगहों में कौन कौन सी थी एक बार रिवाइज करेंगे, जिसमें अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था यानी गांधार था, तक्षशिला था, उत्तर प्रदेश का मथुरा था, ठीक है, और मध्य प्रदेश का उज्जैन था, तथा महाराष्ट्र का नासिक था। महाराष्ट्र का नासिक का राजा था जो नहपान था। वहीं उज्जैन का राजा था जो था रुद्रदामन था। ये काफी प्रतापी शासक था, इसने वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को हरा दिया था। बात करें इसने सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पे ऊपर जूनागढ़ अभिलेख मिला है, ठीक है, रुद्रदामन का, जिसमें इसने यहाँ पे लिखा है। और यहीं पे ये जो वहाँ की जो झील है सुदर्शन झील, उसके बारे में चर्चा मिलती है कि इस झील का जो निर्माण था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। लेकिन उसके बाद में इस झील का पुनर्निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र सम्राट अशोक ने करवाया था। उसी के बाद में इसने लिखा है कि इस झील का मैं रुद्रदामन इस झील का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार अपने सरकारी पैसे से अपने अधिकारी सुविशरण द्वारा करवा रहा हूँ, ठीक है। ये आगे आपको दिख रहा होगा। और बात करें कि ये जो जूनागढ़ अभिलेख था ये संस्कृत भाषा में लिखा भारत का पहला अभिलेख था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि भारत का संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहला अभिलेख, याद करिए इससे पहले मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो ब्राह्मी थी, ठीक है। और वहीं अगर बात करें कि जैन धर्म की भाषा पाली थी, इस तरीके से जो सम्राट अशोक ने अपने टोटल 5 भाषाओं में उनकी अरमाइक वगैरह लिपि थी, ब्राह्मी थी, पाली थी, इस तरीके से उनकी टोटल 5 भाषाएं थी, उसमें उन्होंने अपने जो अभिलेख वगैरह थे वो लिखवाए थे। लेकिन वहीं अगर बात करें रुद्रदामन की, तो रुद्रदामन का जो अभिलेख है गिरनार अभिलेख, जो कि जिसमें सुदर्शन झील की चर्चा मिलती है, जो कि गिरनार की पहाड़ियों में स्थित है, वर्तमान के गुजरात में, या फिर उस समय इसको सौराष्ट्र बोला जाता था, उसमें स्थित है। ये भारत का पहला और एकमात्र संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसकी जो जानकारी है, जो रुद्रदामन का जो अभिलेख है, इसमें ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सरकारी खर्च पे गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। उसके बाद में उसका इनोवेशन अशोक ने करवाया था। उसके बाद में उसका इनोवेशन इसने करवाया था, रुद्रदामन ने, ठीक है। तो यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम विस्तार की जानकारी देता है। गुजरात का जो है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, जूनागढ़ गुजरात में ही स्थित है। आप सबको पता होगा कि आजादी के बाद में टोटल 3 रियासतें थी जो कि भारत में विलय से मना कर रही थी, जिसमें गुजरात की जूनागढ़ रियासत थी, जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर रियासत थी, और वहीं अगर बात करें दक्षिण भारत में तो हैदराबाद रियासत थी, ठीक है। तो वो जो जूनागढ़ था वो गुजरात का क्षेत्र था। तो जूनागढ़ गुजरात में है, तो गुजरात में ही नॉर्मल सी बात है। और गिर नेशनल पार्क जो भी है ये भी गुजरात में ही है, ठीक है। तो गिरनार की पहाड़ियों के पास में है जूनागढ़ अभिलेख, ध्यान रखिएगा। बात करें इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम विस्तार की जानकारी मिलती है। रुद्रदामन ने इस झील का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार अपने अधिकारी सुबीसक द्वारा करवाया था। हालांकि आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट बाई चांस पूछ ले अगर आपकी किस्मत ही खराब है तो। बात करें गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने इस झील का फिर से पुनर्निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, जो ये झील थी, ये झील थी बेसिकली इसको 3 राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण मतलब जीर्णोद्धार करवाया था। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, अशोक ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद में जो शक शासक आया था रुद्रदामन, तो रुद्रदामन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद में गुप्त शासक आता है स्कंदगुप्त, ठीक है, ध्यान रखिए, ये भी काफी इंपोर्टेंट शासक हो जाएगा। तो इस स्कंदगुप्त ने भी इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। बात करें ब्राह्मी लिपि का आधुनिक जो रूप है वो देवनागरी लिपि है, यानी कि वर्तमान में हम जो हिंदी ये लिखते हैं, जो आपको ये हिंदी लिखी हुई दिख रही है, ये आधुनिक रूप है ब्राह्मी लिपि का, ठीक है। उस समय यानी कि बौद्ध काल में, ठीक है, ऐसे ही ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी, ठीक है। यानी इसी तरीके से जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे कि मुझे सपोज अपना नाम लिखना है यहाँ पे, या फिर मैं कोई सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे ये सेंटेंस है, ये यवन से आकर भारत में बस गए, तो ये यहाँ पे ये फिर यवन से आकर भारत में बस गए। वहीं अगर बात करें जैसे कि अगर आपने देखा होगा उर्दू हो या फिर अरबी, हालांकि मुझको उसका इतना ज्ञान नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि इस तरफ से लिखना प्रारंभ करते वो, अगर ये लिखना होगा ना उनको, जैसे ये यवन से आकर भारत में बस गए, तो वो इधर से लिखेंगे, ये यवन से आकर भारत में, मतलब कुल मिला के वो इस तरफ से पढ़ी जाती है। तो इसी तरीके से जैसे ग्रीक लिपि होती है वो ऊपर से नीचे की ओर पढ़ी जाती है, तो इस तरीके की ये लिपियां रही हैं। तो जो वर्तमान का जो देवनागरी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि का ही आधुनिक रूप है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, ये हिंदी का भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान का जो देवनागरी जो लिपि है ये किस लिपि की जो कह सकते हैं कन्वर्टेड लिपि है, तो वो हो जाएगी आपकी ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बात करें कि स्कंदगुप्त ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, स्कंदगुप्त गुप्त शासक था, ठीक है। अब बात करें हिंदी संस्कृत देवनागरी
लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। वो तो मतलब नॉर्मल सी बात है, जैसे हिंदी लिखी जाती है उसी तरीके से संस्कृत लिखी जाती है। दोनों की जो लिपि है वो देवनागरी। देखिए लिपि होता है कि किसी भी जो भाषा है उसको किस फॉर्म में लिखा गया है, जैसे ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, इस तरह, तो ये हो जाएगी लिपि। वहीं अगर बात करें कि भाषा, तो भाषा ये हिंदी है। वहीं अगर जैसे कि संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में जैसे कि इसका मतलब कि अलग तरीके से बोला जाएगा, जैसे दे तो इंग्लिश वर्ड हो जाएगा, मतलब जो भी बोला जाए कि अहम आवाम वयम करके, अहम यवन अहम, जो भी हो, हालांकि मुझको इतना जानकारी है नहीं, ठीक है, बट आप रिलेट कर पा रहे होंगे अगर आपने थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी होगी, ठीक है। तो कुल मिला के लिपि चाहे देवनागरी हो, सॉरी लिपि भाषा चाहे हिंदी हो या फिर संस्कृत, दोनों की जो लिपि थी वो इस तरफ से मतलब इधर से इधर ही लिखी जाती, तो ये दोनों की लिपि देवनागरी है, ठीक है। बात करें कि अंतिम शक शासक रुद्र थर्ड था। बात करें गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया था, और उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और इसी उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको गुप्त शासक दिख रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपको जो गुप्त शासक थे उनकी छवि आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो कुल मिला के शकों का जो अंतिम राजा था उसका नाम था रुद्र सिंह थर्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शकों का अंतिम शासक रुद्र सिंह थर्ड, और इसका जो मतलब शकों का जो सर्वनाश, भारत से शकों का बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था, वो किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसी चंद्रगुप्त द्वितीय को ओरिजिनल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोला जाता है, जो कि मतलब कि न्याय के लिए काफी प्रसिद्ध, आपने सुना होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय न्यायप्रिय राजा थे, और इनका एक सिंहासन वगैरह भी कन्नौज वगैरह कहीं के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। वो देवताओं का लेके उड़ गए थे, कुछ ऐसी कुछ स्टोरी है, ठीक है। तो ये वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, इन्होंने ही शकों का सर्वनाश कर दिया था हिंदुस्तान से, और उसके बाद में गुप्त वंश मतलब कि शकों के नाश करने के बाद उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के चलाए थे। तो ध्यान रखिएगा, चांदी के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलाए थे, वो गुप्त काल में चले गए थे, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चलाए थे। क्यों चलाए थे? क्योंकि उन्होंने सर्वनाश कर दिया था शकों का, ठीक है। तो यहाँ से आपको शक समाप्त होते दिख रहे होंगे। बाकी बात करें, शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किए गए कनिष्क के कैलेंडर का इतना अधिक प्रयोग किया कि इसे शक संवत बोला गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो लगभग यही जो शक कैलेंडर है यही भारत का आधिकारिक कैलेंडर है। मैंने आपको बताया था पहले भारत का आधिकारिक कैलेंडर था विक्रम संवत, लेकिन वर्तमान में जो है शक संवत है। और शक संवत को चलाया किसने था? कनिष्क ने। ध्यान रखिएगा, और कनिष्क जो था ना, कनिष्क कुषाणों का राजा था। ध्यान रखिए, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये शक वंश अलग है, इसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा कुषाण वंश, लेकिन कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। तो कनिष्क ने, देखिए इसका वंश ही अलग है, लेकिन इस कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने शकों का जो कैलेंडर बना हुआ था उस कैलेंडर का इतने ज्यादा इस्तेमाल किया कि वर्तमान में भी इस शक कैलेंडर को ही चलाया जाता है। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि 78 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था शक कैलेंडर का, ठीक है। शक शासकों ने किया था, लेकिन उसको उनकी तरफ से इतनी पहचान नहीं मिल पाई। लेकिन बाद में आया कुषाण शासक कनिष्क, जो कि कश्मीर का राजा हुआ करता था। इसी के समय पे चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी, मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको कुषाण पढ़ाऊंगा तब। तो कुषाण के जो राजा था कनिष्क, उसने शकों का इतना ज्यादा उपयोग किया, यानी शकों के जो कैलेंडर का, कि फिर उस कैलेंडर को शक संवत बोला जाने लगा है, ठीक है। अब बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर की, जो कि वर्तमान में भारत मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत में चल भी रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था ये सूर्य पे आधारित था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मतलब जिस तरीके से जितना जितना सूर्य घूमता जाता है उस तरीके से इसकी मतलब नक्षत्र वगैरह के अनुसार ये चलता था। तो ये सूर्य पे आधारित था। ये ईसा के जन्म से प्रारंभ होता था, यानी कि 1 ईस्वी से, और इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। वर्तमान में भी हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही इस्तेमाल करते हैं, अगर आप देखें तो, ठीक है। जो हमारी ये जनवरी फरवरी वाला ये जो कैलेंडर है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, जैसे कि अब जैसे आज की डेट है, अगर मैं बात करूं कि 2 अगस्त है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर ही भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल, इवन ना सिर्फ भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में ग्रेगोरियन कैलेंडर ही इस्तेमाल होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा। बात करें अगर विक्रम संवत की, तो विक्रम संवत को मालवा के शासक विक्रमादित्य चतुर्थ ने 57 ईसा पूर्व चलाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य चतुर्थ ने। और यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है, अर्थात विक्रम संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में 57 जोड़ा जाता है। यानी कि कुल मिला के जो वर्तमान में जैसे हमारा 2023 चल रहा है, अगर वही उसी बात को आप विक्रम संवत में जानना चाहें तो ये 57 वर्ष आगे था। तो 2023 में अगर आप 57 जोड़ दें तो जो भी संख्या आएगी उतना विक्रम संवत के अनुसार चल रहा है। वहीं अगर बात करें कि हमारा जो अभी आधिकारिक तौर पे शक संवत चल रहा है, यानी कि जो संवैधानिक कैलेंडर है वो शक संवत है। तो शक संवत ये लगभग 78 ईस्वी में बना था, और ये
ग्रेगोरियन कैलेंडर के 78 ईस्वी बाद आया था, यानी कि ये वर्तमान का हमारा जो 2023 है, तो 2023 से ये 78 वर्ष पीछे रहेगा, यानी इसमें से ये 78 वर्ष घटाने पड़ेंगे, फिर जो संख्या आएगी वो शक संवत के अनुसार या शकों की जो तिथि है वो आएगी। ठीक है, तो कुल मिला के आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो विक्रम संवत है वो 57 वर्ष आगे है और जो शक संवत है वो 78 वर्ष पीछे है। ठीक है, क्लियर। बाकी कोई रॉकेट साइंस है नहीं। बाकी बात करें अगर इस कारण संविधान की जो तिथि है संविधान लागू होने की, क्योंकि उस समय मैंने आपको बताया था कि 1957 में हमने अपना जो कैलेंडर था उसको शक संवत से सॉरी विक्रम संवत से हटा के शक संवत बना लिया था, लेकिन जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय तो विक्रम संवत ही था। तो संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान जो लागू हुआ था उसकी जो तिथि थी वो 1949 को, विक्रम संवत की जो तिथि थी वो लगभग 2006 थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर 78 वर्ष पीछे, मैंने आपको बताई दिया। इस वजह से अगर वर्तमान के हिसाब से विक्रम शक संवत आप निकालना चाहें तो आपको वर्तमान की जो तिथि होती है उससे 78 वर्ष घटाना पड़ता है। ठीक है, बात करें विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत। ठीक है, हिजरी जो कैलेंडर था वो मुस्लिमों का कैलेंडर था। ठीक है, हिजरी संवत था और ये चंद्रमा पे आधारित है, अतः इनका त्योहार भी हर एक वर्ष 11 दिन पीछे हो जाता है, किंतु 3 साल बाद शक संवत में एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पल्लव वंश की। तो पल्लव वंश में ज्यादा आपको पढ़ने को कुछ है नहीं, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते। ये छोटा सा वंश था, साथ के साथ में निपटाते चलते हैं इसको। बाकी कल के मैं आपको पढ़ाऊंगा कुषाण वंश। ठीक है, तो पल्लव को भी आज के वीडियो में निपटा लेते हैं। तो जो पल्लव शासक था ये बेसिकली ईरान के निवासी थे या पर्सिया फारस के निवासी। देखिए, चाहे मैंने आपको बताया था इंडो ग्रीक हो, शक हो, कुषाण हो या पल्लव हो। ठीक है, ये पहलव है। ठीक है, जो पहलव है, ये चारों का जो अटैक हुआ था ये चारों मध्य एशिया से ही आए थे, चारों कबीलाई जनजातियां थी। ठीक, और चारों को यहाँ पे आके मतलब कि कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई था नहीं करता रहता, तो वो यहाँ पे राजा बन गए थे इस तरीके से। तो ये बेसिकली ये ईरान से आए थे और इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर, जो वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी राजधानी पेशावर को बनाया था। इस संघ के जो संस्थापक थे मिर्थेडेटस थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हालांकि आपसे नहीं पूछा जाएगा। बात करते हैं इस वंश का सबसे योग्य शासक गोंदो फार्मिस था, जिनका पाकिस्तान से तख्त ए बड़ी अभिलेख मिला है। ध्यान रखिएगा, तख्त ए बड़ी अभिलेख किसका? ये पल्लव वंश का जो शासक थे गोंदो फार्मिस था। ठीक है, इसका था। और ये खरोष्टी लिपि में, हालांकि बाई चांस आपकी किस्मत ही खराब हो तो इतना डीपली अंदर पूछा जाएगा आपसे, वैसे पूछा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे। तो इस समय पुर्तगाल का जो ईसाई धर्म का प्रचारक था सेंट मार्टिन, ये भारत में आया था। ये भारत आने वाला पहला ईसाई प्रचारक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि पहला वंश का जब शासक था और पहला वंश की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर यानी पेशावर थी, तो उस समय ईसाई धर्म का जो प्रचारक था एक, वो भारत आया था। ठीक है, ध्यान रखिए। तो और वो पुर्तगाल का निवासी था और वो पहला शासक था, जो वो पहला ईसाई धर्म का प्रचारक था, जो कि ईसाई धर्म का प्रचारक था। ठीक है, ध्यान रखिए। तो कुल मिला के पहला वंश में आपको ज्यादा पढ़ना लिखना है नहीं, बेसिकली इन्होंने कुछ किया धरा नहीं, बस केवल ये है कि क्योंकि इन्होंने भारत पे कह सकते हैं कि अटैक किया था, तो साथ के साथ इनको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो आज कितना होगा? इंडो ग्रीक, शक और पहलव। कल के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुषाण वंश के बारे में, तो उसके बारे में कल के वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। कुषाण वंश काफी इंपोर्टेंट हो जाता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंडो ग्रीक काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडो ग्रीक ने भारत में पहली बार शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, और इंडो ग्रीक का लड़ाई वगैरह भी हुई थी सातवाहन वंश से। ठीक है, क्योंकि सातवाहन वंश भारत का ही वंश था, इस वजह से वो इंपोर्टेंट हो। उसके बाद में बात करते हैं शक शासक, तो शक शासकों की भी लड़ाई हुई थी, वो भी काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो बेसिकली शक शासकों के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि पहले जो शक थे वो कहाँ बसे थे? वर्तमान के अफगानिस्तान में या कांधार में। दूसरे बसे थे वर्तमान के तक्षशिला यानी पाकिस्तान में। ठीक है, और तीसरे थे मथुरा में। चौथे बन गए थे नासिक में महाराष्ट्र के क्षेत्र में। और पांचवें थे उज्जैन में, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में। तो बेसिकली शक शासक 5 जगह थे। शकों का सर्वनाश कर दिया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, और उसी संदर्भ में उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक, और उसी के बाद में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे और शकों का सर्वनाश कर दिया था। शकों ने बेसिकली अपना कैलेंडर चलाया था, जो कि लगभग 57 वर्ष शकों का जो कैलेंडर था वो लगभग 78 वर्ष पीछे है। वहीं अगर बात करें विक्रम संवत की, विक्रम संवत चलाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 4th ने। ठीक है, और ये जो कैलेंडर था वो लगभग 57 वर्ष आगे है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और जो भारत का आधिकारिक कैलेंडर है या संवैधानिक कैलेंडर है वो 1957 तक तो विक्रम संवत ही था, लेकिन वर्तमान में भारत का जो आधिकारिक कैलेंडर है वो शक संवत हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस था नहीं, तो इतना आपको ध्यान रखना नहीं है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। देखिए मैं बेसिकली बोलता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए जो पढ़ने वाला होता है वो तो कर ही लेता है नए नए नोटिफिकेशंस के लिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।